बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 11 के बारे में, जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस के बारे में। द इनडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी डिफरेंस ना आए, यानी कि सब्सटीट्यूट, यानी हम कोक पी रहे हैं, अगर हम उसके बरक्स अगर हम पेप्सी पीने लग जाएं तो कोई ज़्यादा फ़र्क ना आए। अगर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा तो वो तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो जाएगा, लेकिन इनडिफरेंस यानी कि ज़्यादा फ़र्क ना आए तो उसको हम कहते हैं इनडिफरेंस। और दिस ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी कंसिस्ट इन आस्किंग द क्वेश्चन एज द वेदर द कंज्यूमर प्रेफर वन कम्बिनेशन और बंडल ऑफ गुड और अनदर। यानी कि हमने ये प्रेफर करना है, किसके लिहाज से प्रेफर करना है कि हम एक बंडल यूज़ करेंगे यानी कि पेप्सी यूज़ करेंगे या फिर हम कोक यूज़ करेंगे। ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच डू नॉट रिक्वायर अ मेजरमेंट ऑफ ए यूटिलिटी या पर्सन गेन। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ये नहीं आता कि इंसान कितना वो उसको कितना पी सकता है या कितना वो ले सकता है, उसकी मेजरमेंट नहीं आती। वो सिर्फ रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, अगर हमने एक पेप्सी ली है तो हम एक पेप्सी नहीं लेना चाहते। अगर हमने 10 पेप्सियाँ ली हैं और 0 हमारे पास जो है वो कोक है, तो हमने 9 पेप्सी करके 2 कोक करनी है या फिर 1 कोक बढ़ानी है। फिर इस तरह ही हम 8 पेप्सी की तरफ आ जाएंगे और 2 हम करेंगे कोक या फिर हम 3 कोक कर देंगे। तो ये जो हमारी सिर्फ क्वांटिटी और रैंकिंग और ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। इसमें हमने ये नहीं देखना कि हमारी मेजरमेंट कितनी है, हम पी कितना सकते हैं, हमें जो यूटिलिटी गेन होगी वो कितनी होंगी, हमने वो नहीं चीज़ देखनी इसमें। अब ये जो कर्व होती है ये बेसिकली कर्व्ड होती है। इनडिफरेंस कर्व जो है ना, ये कर्व्ड होती है, और ये कर्व इसलिए होती है क्योंकि MRS जो हमारे पास है, वो नेक्स्ट हमारा अभी टॉपिक है MRS, वो इंक्रीजिंग होती है। जब वो इंक्रीजिंग हो तो हमारे पास ये कर्व शेप के अंदर आएगी। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो ये कर्व्ड होगी, या फिर कनकेव डाउनवर्ड होगी या कनकेव अपवर्ड होगी। ये आगे मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि ये कर्व जो है ये कनकेव क्यों है। ठीक है। बाकी द indifference curve is a line which chart out all the different point on which the consumer is indifferent with respect to the utility he drives. In other words, it is the drawn of good space. It mean a good y on vertical axis and good x on horizontal axis. ऐसे ही good y जो है, यानी कि हमने पेप्सी को y एक्सिस पे ले लिया है और जो कोक है वो हमने x एक्सिस पे ले ली है। हमने पेप्सी जो ली थी यहाँ पे लेट्स सपोज ये 20 ली थी, और जो हमारे पास कोक थी वो लेट्स सपोज यहाँ पे 2 थी। तो जैसे ही हम डाउन करते गए हैं तो एक वक्त ऐसा आया है कि एक पॉइंट पे आकर इन दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई, और उसके बाद हमारे पास जो पेप्सी थी वो सेम रही और कोक हम जो है वो बढ़ाते गए। तो ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है आर बोर्ड इन टुवर्ड्स द ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स इट्स स्लोप डिक्रीजेज इन एब्सोल्यूट टर्म्स एज वी मूव डाउन अलोंग द कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जैसे कि आपको पता है कि सब्सटीट्यूट ऐसे ही होता है कि एक चीज़ के कंजम्पशन के लिहाज से दूसरा जो गुड होता है वो उसका सब्सटीट्यूट होता है, यानी कि उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी के साथ। जैसे पेप्सी को कोक के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विस शूज़ को हम किसी बाटा शूज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह सब्सटीट्यूशन होता है, उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। द एवरेज स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज गिवन द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड y डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड x। ये बेसिकली चेंज नहीं है, जो गुड y है हमारे पास उसको लॉस करने के लिए गुड x को हमने कितना गेन किया। ये जो डिफरेंस हमारे पास आता है ये बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आता है। दोबारा सुनिएगा कि एक क्वांटिटी को लॉस करने से दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितना गेन किया हमने। क्वांटिटी लॉस्ट ओवर
क्वांटिटी गेन, ये जो हमारे पास रेशो आती है, ये हमारे पास जो फिगर आता है, ये बेसिकली होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हमारे पास y पे हमने रखी थी पेप्सी, तो पेप्सी अगर 2 पॉइंट डाउन हुए हैं 10 में से, अगर हम 10, 9, 8, 7 अगर लेट्स सपोज हम ये ड्रा कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हम जो कोक है उसको ड्रा करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हाट्सएवर XYZ, तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास चेंज आ रही है 10 में से 9 हमारे पास हुआ है, 10 माइनस 9 1, और हमने गेन कितना किया है 1 प्लस 1, तो क्या हमारे पास आया 2। तो हमारे पास जो चेंज आई है वो 1/1 आई है। मीन टू से दैट कि हमने एक पेप्सी को ड्रॉप करने से एक कोक का इजाफा किया है, तो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वहाँ पे निकलता है 1। ठीक है, ये बेसिकली यही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि MRS स्टेट्स हाउ मच यूनिट ऑफ गुड यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, यानी कि कितने यूनिट आप छोड़ते हैं एक चीज़ के, गिव अप करते हैं किसी दूसरे यूनिट को गेन करने के लिए। dy/dx, dy यानी कि चेंज, d बेसिकली होता है चेंज, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, dy/dx इज इक्वल टू MRS। अब यहाँ पे दो किस्म की इंडिफरेंस कर्व हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स और परफेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। परफेक्ट सब्सटीट्यूट अगर होंगे उसमें हमने एक चीज़ को ड्रॉप करके दूसरी चीज़ वही हासिल कर ली, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 हम एक साइड से ऐसे ड्रॉप करते जा रहे हैं और दूसरी साइड से हम इंक्रीज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे पास जो MRS निकल रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। MRS जब कांस्टेंट आएगा तो हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट की ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये MRS पे डिपेंड करता है, MRS इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो वो बोर्ड होगा या फिर ओरिजिन की तरफ या फिर आउटवर्ड टू द ओरिजिन। अगर वो MRS कांस्टेंट आएगा तो हमारे पास ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट होगी, एक चीज़ के बरक्स हम दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है परफेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। परफेक्ट कंप्लीमेंट जो होगा वो बेसिकली कंप्लीमेंट क्या होता है, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ हम लेते ही हैं, उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो बेसिकली टुगेदर ही आते हैं, यानी कि लेफ़्ट और राइट जो हैं वो टुगेदर ही आते हैं, एक के साथ हमारा काम नहीं चल सकता। ये हमारे इस पॉइंट पे अगर लेट्स सपोज ये जो हमारा पॉइंट है इस पे 1 पेयर ऑफ शूज़ है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पर 2 है, ये बेसिकली ये 1 वाली लाइन है और ये भी 1 वाली लाइन है, और इस जगह पे इस पॉइंट पे आकर हमारे पास 2 होगा दोनों, और इस पॉइंट पे आकर हमारा 3 होगा। तो हम लेफ़्ट शूज़ लेट्स सपोज y पे हम लेते हैं लेफ़्ट शूज़ और राइट पे लेते हैं, ये x पे लेते हैं राइट शू। तो हमारे पास लेफ़्ट शू अगर एक है और राइट शू भी एक है तो हम खुश हैं, हैप्पी हैं, हमारे पास जो है गुड है चीज़। लेकिन अगर हमारे पास लेफ़्ट शू 0 हो जाए और राइट शू 1 हो जाए तो हमारा काम नहीं चल सकता। इसके बरक्स हम राइट शू जितना मर्जी बढ़ा लें, हमारे पास लेफ़्ट शू 1 रहे तो हमें कोई मसला नहीं है, ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर लेफ़्ट शू हमारे पास बढ़ जाएं और राइट शू 1 ही रहे, हमें फिर भी कोई मसला नहीं होगा, हमारा काम चलता रहेगा, हमें बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। लेफ़्ट शू जितने मर्जी हम हैप्पी होंगे कि अगर लेफ़्ट शू हमारा ख़राब होता है तो हम नया यूज़ कर लेंगे, या हमारे काम ही नहीं आ सकता वो। इसी के साथ अगर हमारे पास 2 लेफ़्ट शू हों और 2 राइट शू हों, इस जगह पे इस पॉइंट पे हमारे पास वो जो है पॉइंट आएगा और यहाँ पे हम सेम एज इट इज़ 2 लेफ़्ट शू या 2 राइट शू बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कर्व बन रही है ये बेसिकली L शेप इसीलिए बन रही है कि हमें कोई डिपेंड नहीं कर रहे होते हम कि हमारे पास जितने मर्जी लेफ़्ट शू बढ़ जाएं,
हमारे पास राइट शू अगर एक है तो हमारा काम उसी से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंप्लीमेंट के जो है वो एल शेप होती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि परफेक्ट कंप्लीमेंट की जो स्ट्रेट लाइन है वो किस शेप की होती है, वो एल शेप की होती है। और दूसरी जो हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो हमारे पास किस तरह की होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आ जाता है इंडिफरेंस मैप। शो द नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व कोरिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। अ हायर इंडिफरेंस कर्व कोरिस्पॉन्ड टू द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, किसी एक पॉइंट पे जाकर वो ज़ीरो नहीं हो जाती, हमेशा वो साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन और बजट सेट ये दो चीज़ें होती हैं। बजट सेट के अंदर हम सेट करते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी है और उस पर हमने कौन कौन से गुड्स जो है, नंबर ऑफ गुड या पेयर ऑफ गुड्स जो हैं वो ख़रीदने हैं, उनकी जो प्राइस है वो मेरी जो इनकम है उससे इंक्रीज ना हो, उसके इक्वल हो या उससे कम हो, वो होती है बजट सेट। बजट लाइन होता है बेसिकली मैंने जितने पैसे मैं लेकर गया हूँ, लेट्स सपोज मैं 20,000 लेकर गया हूँ, मेरी इनकम 20,000 है, तो मैं 20,000 कंज्यूम करके आऊँगा उस तमाम नंबर ऑफ गुड्स में जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज मैं 2 गुड्स की ख़रीदारी करने जा रहा हूँ, वॉशिंग मशीन ख़रीदने जा रहा हूँ और दूसरा मैं जो है लेट्स सपोज मैं ख़रीदने जा रहा हूँ टेबल फ़ैन। तो मैंने वो डिफ़ाइन करना है कि मैं कितनी वॉशिंग मशीन लूँ और कितने मैं टेबल फ़ैन लूँ, ताकि मेरी जो इक्वल टू इनकम मेरे इक्वल टू टोटल मनी आ जाए। वो ये हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला यही है कि x + y = m। बेसिकली यही है कि x हमारे पास लेट्स सपोज वॉशिंग मशीन है और y हमारे पास टेबल फ़ैन है, =m, यानी कि k इसकी प्राइस है, 1 भी इसकी प्राइस है। ठीक है, तो इसमें आगे हमारे पास ये प्राइस निकाली हुई है y की, या आप निकालना चाहें निकालें, लेकिन हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो यही है कि kx + 1y, या फिर आप कह सकते हैं कि x + y = m। और ये जो प्राइस है इसमें आप कोई भी प्राइस, उनकी जो प्राइस होगी x की, वॉशिंग मशीन की या फिर टेबल फ़ैन की प्राइस जो होगी वो आप ऐड कर लेंगे, तो इक्वल टू हमारे पास टोटल मनी जितनी भी हम लेकर गए हैं उसके इक्वल होना चाहिए। ये बेसिकली होती है बजट लाइन। बजट लाइन वही है कि द बजट लाइन कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन द टोटल बजट एंड रिलेटिव प्राइस रेशो -px/py। ठीक है, इफ़ मनी इनकम राइजेस द बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड। मनी जैसे ही बढ़ेगी बजट लाइन जो है वो आगे बढ़ जाएगी। कैसे आगे बढ़ जाएगी? उतना हम जो है वो ज़्यादा ख़रीद सकेंगे, उतनी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगी। हमारे पास पैसे जब 40,000 हो जाएंगे तो हम 2 के बजाय 4 वॉशिंग मशीन ख़रीद सकते हैं, 2 पंखों के बजाय 4 पंखे ख़रीद सकते हैं। तो वो पैरेलल और इनिशियल बजट लाइन से जो है वो पैरेलल होगी और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। द रिलेटिव प्राइस रेशो चेंजेस द स्लोप ऑफ द बजट लाइन चेंजेस। बिल्कुल।